गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक जो हमने टॉपिक पढ़ा था ध्रुवन के बारे में हमने पढ़ा था, उससे आज टॉपिक हम आगे की पढ़ने वाले हैं और इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे निकोल प्रिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर निकोल प्रिम्स में जो कॉन्सेप्ट है वो, इसमें एक वर्ड स्पेशली आने वाला है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नो डाउट TIR इसका हिंदी वर्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, तो आंसर है कि जो निकोल प्रिज्म कॉन्सेप्ट है जो काम करने वाला है, वो हम इसी से समझाने वाले हैं। ठीक है। किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से समझाएंगे। अब उसमें ये यूज होगा और ये किरण प्रकाशिकी का है, मतलब रे ऑप्टिक का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। उस चैप्टर का एक पार्ट है, तो किरण प्रकाश की पढ़ा हुआ नहीं है और उसमें एक पार्ट जो हमें यूज हो रहा है, तो अगर उसको नहीं समझेंगे तो ये टॉपिक आएगा नहीं समझ में। इसलिए पहले हम TIR को समझेंगे, देन इसको हम निकोल प्रिज्म पे लगाने वाले हैं। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में क्या बताया, द्वि अपवर्तन हमने पढ़ लिया था कि द्वि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। उसमें समांतर और जो था, दो किरणें निकली थी अपवर्तन के बाद, जिसमें एक समांतर कंपन था और एक लंबवत कंपन था, तो हमने पढ़ लिया था। तो ये निकोल प्रिज्म उसी बेस पे है, बट TIR को समझना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं TIR। ओके बच्चों, TIR क्या होता है? तो पहले परावर्तन क्या होता है वो समझा दूं मैं आपको। देखो, ये जो चीज है, ये माध्यम है, एयर मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है। अब अगर हमारा अगर हमारा यहाँ से एक प्रकाश आया और एक प्रकाश गया, तो ये है I और ये है R, और ये ऐसे पार्ट बनता है। ठीक है। 11th में मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है, तो 100% बहुत कम चांस होता है किसी घटना का होने का। जैसे 100% सिर्फ परावर्तन हो गया, सिर्फ अपवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ पार्ट अपवर्तन होता है, कुछ पार्ट परावर्तन होता है, कुछ अवशोषित होता है। तो अभी हमें दो पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे। पहला है परावर्तन का और दूसरा है अपवर्तन का। तो यहाँ पर एक प्रकाश आपतित हुई, कुछ पार्ट परावर्तित हो गई, कुछ पार्ट अपवर्तित हो गई। यहाँ पे पॉइंट क्या समझना है? पॉइंट ये समझना है कि देखो, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में गया है तो अपवर्तन, और सॉरी, परावर्तन, और जो दूसरे माध्यम में गया है तो वो अपवर्तन। तो जिस माध्यम से प्रकाश आई उसी माध्यम में चली गई, तो वो है आपका क्या चीज? वो है आपका परावर्तन। और दूसरे माध्यम में गया तो ये है अपवर्तन। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे यूज करूं, जैसे ये यूज किया, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये इधर आएगा और नॉर्मल ऐसे है, या तो ऐसे बेंड हो जाएगा या इधर बेंड हो जाएगा, ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो बच्चों मुझे बताओ कि ये जो है, ये जैसे मान लो कि ये RI है, ठीक है, तो ये जो कोण है, ये क्या है हमारा? आपतन कोण। और ये क्या है? आपतित किरण है मेरे पास, ये आपतित किरण है ये। बच्चों ये क्या है? क्या जिस माध्यम में से आ रहा था उसी माध्यम में वापस आ गया क्या? यस। तो ये मेरा परावर्तित है, परावर्तित किरण। बच्चों ये क्या है? ये इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। तो ये जो है, ये जो जा रहा है ऐसे, दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो ये मेरा क्या है? अपवर्तन है। तो मेरे को समझाना क्या है, नो डाउट छोटी सी चीज है, बट कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपतित किरण जो है, ठीक है, आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, अपवर्तन ये है। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तन, ध्यान रखना। जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट के आ गया तो परावर्तन, बट दूसरे माध्यम में गया तो अपवर्तन। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इसको हमें यूज करना है, करते हैं यूज। चलिए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम एक माध्यम, ये एक सतह ले रहे हैं, अपवर्तित सतह। ऊपर हम ले रहे हैं एयर, नीचे ले रहे हैं ग्लास। तो ये आपका
सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। ये आपका सघन और ये आपका विरल माध्यम है, राइट। अच्छा, यहां मैंने प्रकाश स्रोत ले रखा है। तो प्रकाश स्रोत क्या सभी दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यस, सभी दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक प्रकाश किरण ऐसे गई और दूसरी ये है, थर्ड ऐसे है और बहुत सारे ऐसे जाएंगे। मान लो एक आपने ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया। ये 5 तरीके, 5 रे हम स्टडी करने के लिए ले रहे हैं। ऊपर है एयर और नीचे है ग्लास। ये है विरल माध्यम और ये हमारा है सघन माध्यम। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये सारे इन सतह पे आपतित हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक अविलंब सारे खींच देता हूँ सबके लिए। अविलंब, अविलंब, अविलंब और अविलंब। ठीक है, क्या बच्चों ये आपतन कोण होगा? यस, आपतन कोण है। क्या यहाँ से कुछ पार्ट अपवर्तित होगा? बिल्कुल सीधा तो नहीं रख सकता मैं, अविलंब ऐसे। पहली बात, कितने से कितने जा रहे हैं? सघन से विरल में जा रहे हैं, तो जाना ऐसे चाहिए था, बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, तो ये इतने पे चला गया। ये है अपवर्तन कोण R1। अब मैं कुछ पार्ट यहाँ से क्या होगा, क्या अपवर्तन होगा? कुछ पार्ट अपवर्तन हो गया, कुछ पार्ट परावर्तन होगा। तो ये प्रकाश ऐसे जाया, कुछ पार्ट लौट के आ गया, कुछ पार्ट दूसरे माध्यम में चला गया, हो गया। इस कोण की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। परावर्तन, परावर्तित कोण और आपतित कोण दोनों बराबर ही होती है। हो गया इतना। बच्चों, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो मुझे ये बताओ, क्या ये जो आपतन कोण है उससे ये कोण ज्यादा होगा नहीं होगा? I2, बिल्कुल I2 ज्यादा होगा I1 से। तो अगर ये कोण ज्यादा है तो फिर यहाँ पे जो प्रकाश आपतित हुई तो उसका भी कुछ ना कुछ अपवर्तन होगा और कुछ, सॉरी, कुछ परावर्तन होगा, कुछ अपवर्तन होगा। अब इस माध्यम में जाएगा, तो अगर ये कोण इतना है तो ये कोण और बढ़ जाएगा, ये वाला कोण बढ़ेगा। थोड़ा और नीचे बढ़ा दो आप। मीन्स क्या कह रहा हूं मैं, कि ये कोण बढ़ गया। अगर आपतन कोण बढ़ा है तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, तभी तो साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा म्यू रहेगा, नियत रहेगा। कि अगर ये आपतन कोण या वर्तन कोण, तो अगर ये कोण बढ़ता है तो ये कोण बढ़ेगा, और बढ़ेगा तभी तो ये स्नेल का नियम लगता है अपवर्तन में, राइट ना। तो अब ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। अब आगे देखो, आगे क्या है कि यहां से और कोण में बढ़ाता हूँ, I3 में कर रहा हूँ, मतलब I3 अब इससे भी ज्यादा है, तो इन दोनों से ज्यादा है, तो क्या ये जो कोण बन रहा है R2 उससे भी ज्यादा बनेगा? बिल्कुल उससे भी ज्यादा बनेगा, ये R3 बन गया। तो अगर मैं ऐसे कोण बढ़ाते जाऊं तो एक कोण जरूर होगा ऐसा, IC पर्टिकुलर कोण बोल रहा हूँ, ऐसा कोण जरूर होगा जिसमें ये जो रेज अपवर्तित हो रही है ना, और यहां से भी अगेन दोबारा क्या होगा, अपवर्त, परावर्तन तो होता ही रहेगा। बट हम बात कर रहे हैं, परावर्तन तो हर केस में होगा, बट हम बात कर रहे हैं अपवर्तन की, तो यहाँ पर एंगल बढ़ता जा रहा है। एक केस ऐसा आएगा कि जो अपवर्तित किया ना वो सीधे जाना स्टार्ट कर देगी, ना ऊपर वाले माध्यम में ना नीचे वाले माध्यम में, सीधे जा रही है। और यहाँ से अपवर्तन तो, यहाँ से परावर्तन तो हो ही रहा है, बट अपवर्तन है वो सीधे जाने लग गई। ये कौन ध्यान रखना, ये एक विशेष कोण होता है, हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है। अगेन ये वेव का नहीं टॉपिक है, ये है आपका रे का है, बट वहां पर इसकी नीड पड़ेगी। तो फिलहाल क्या समझ में आया आपको? समझ में आया कि भाई अगर आपने क्या कर दिया, एक विशेष कोण, आपतन कोण बढ़ाते गए तो एक कोण आपतन कोण ऐसा आएगा जिसमें परावर्तित तो होगी बट अवर्ती 90 डिग्री पे हो जाएगी। तो इस विशेष कोण को जिसपे परावर्तित किरण कितने डिग्री पे, वो विशेष आपतन कोण जिसपे अवर्तित किरण, ये कौन सी है? अवर्तित। परावर्तित तो इसकी ये है ना, ये आपतित हो गई, ये इसके लिए परावर्तित हो गई, और ये कौन सी है? अपवर्तित। तो वो विशेष आपतन कोण जिसपे परावर्तित किरण अभिलंब से 90 डिग्री बनाता है उसे बोलते हैं क्रांतिक कोण।
अब अगर आप क्या करते हो, जैसे देखिए, देखो देखो, इधर रे जो जा रही है वो नीचे मुड़ती जा रही है क्या? अगर आपतन कोण और बढ़ा दिया आपने, मतलब यहाँ पर एक स्पेशल कोण ले लिया है, मतलब अब वो जो मैं लिख रहा था, आई सबसे ज्यादा जो है आई, वो ज्यादा है आई सी से, और वो आई थ्री, तीन चार लिए थे मैंने, आई टू, मतलब मैंने क्या कर दिया, आईसी से भी, क्रांति कोण से भी ज्यादा आपतन कोण ले लिया। तो जो किरण नीचे जा रही थी परावर्तित होके, और जो इस वाले में 90 पे जा रही है, वो भी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या, जो प्रकाश आपतित हो रही है, आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा होने पर विशेष कंडीशन है, तब क्या अपवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आंसर है अपवर्तन तो नहीं हो रहा। तो क्या संपूर्ण किरण का परावर्तन हो गया है? यस, संपूर्ण किरण का परावर्तन हो गया है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं इसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब सभी तरंगों का आंतरिक परावर्तन हो चुका है। पर ये कब हुआ? तो ध्यान रखना, क्रांति आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ब्रूस्टर कोण में बताया था मैंने कि अगर आप ग्लास लेते हो ट्रांसपेरेंट या पानी लेते हो तो ब्रूस्टर कोण अलग अलग होता है। वैसे ही ये कोण भी अलग अलग है। जैसे मान लो ये 30 डिग्री हो गया, 30, मान लो कि ये ग्लास है और एयर के लिए 30 डिग्री, मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो 30 के ऊपर अगर आपतन कोण बढ़ाते हो, 31 कर देते हो, 30 पे तो ये वाला केस होगा, 31 पर करते हो तो पूरा आंतरिक परावर्तन, 32 भी पूरा हो जाएगा, 34 पर भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो दो क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात क्रांति कोण जानना इंपॉर्टेंट है। तो क्रांति कोण क्या है? वह आपतन कोण जिसपे अगर कोई प्रकाश आपतित होती है तो पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है। ठीक है, पूरा, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, कि हम बात कर रहे थे क्रांति कोण की बात करते, क्रांति कोण वह निश्चित आपतन कोण होता है, ठीक है, जिस पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री अपवर्तन कोण बनाता है। अभिलंब से कितना कोण बनाता है? 90। तो क्रांति कोण समझ में आया? क्रांति कोण हर पदार्थ के लिए अलग होता है। तो किसी पदार्थ के लिए क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिस पर यदि कोई प्रकाश आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। पहला पॉइंट क्रांति कोण हो गया। अगर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक है तो प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित होगी, उसका कोई पार्ट भी अपवर्तित नहीं होता है, और इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है, आप ध्यान से देखो कि पहला पॉइंट है कि प्रकाश किधर जा रही, ग्लास से एयर, मतलब सघन से विरल माध्यम की तरफ। तो प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए। ये किसकी शर्त है? ये टी आई आर की शर्त है, टी आई आर की शर्त। अगेन रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, वहां पे और डिटेल पढ़ेंगे। तो हमेशा क्या होना चाहिए? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, दूसरा क्या है? आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और क्रांतिक कोण क्या होता है? आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। ध्यान रखना, ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार देख लो आपको। तो बच्चों, ये हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे निकोल प्रिज्म की बात करेंगे,
लेकिन पहले उसमें TIR की एक शर्त की आवश्यकता है, वो मैं समझा रहा था। तो अगर आप देखो, क्या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, चलो रे ऑप्टिक्स की थोड़ी बात कर ही लेते हैं इसमें, बोर्ड एग्जाम पूछता है, आपसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि TIR क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो इसका आंसर है कि जब भी कोई प्रकाश किसी सतह पर, सॉरी, जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है, पहली कंडीशन, जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है और उसका आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक है, तो संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाती है, उसका कोई भाग अपवर्तित नहीं होता। इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन पूछता है कि इसकी शर्त क्या है, तो इसकी दो शर्त है। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्या क्रांति कोण सभी के लिए सेम होना चाहिए? सभी के लिए सेम होने का क्या मतलब है सभी के लिए? कि देखो यहाँ पर जो है ना, ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है ना। अब वो क्या है, क्या सिर्फ इसी में लगेगा? नहीं, आप दो मीडियम कोई सा भी ले लो, ये ग्लास ले लो, तो वाटर, कोई सा मीडियम लो, बट यहाँ पर जहाँ पे प्रकाश है, ये जो प्रकाश स्रोत है बच्चों, ये क्या है, जो प्रकाश स्रोत है वो हमेशा सघन माध्यम होना चाहिए। मान लो कि इसका वैसे तो एयर की म्यू होती है 1 और इसका होता है 1.5, तो अगर आप इसे 1.5 लेते हो और यहाँ पर पानी भी ले लेते हो, मतलब इसके ऊपर पानी भी ले लेते हो और उसका होता है 1.33 अपवर्तनांक होता है, ठीक है, तो भी अगर प्रकाश ग्लास से पानी में की तरफ जाए और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए, तो भी रिटर्न आएगा। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या क्रांति कोण, जैसे कि ग्लास और एयर की कंडीशन में आपने लिया था, तो जितना होना चाहिए, क्या वही क्रांति कोण पानी और ग्लास के केस में होगा? तो आंसर है नहीं, ये युग्म के लिए अलग अलग होता है। अगर आप एयर और ग्लास के लिए ले रहे हो तो क्रांति कोण अलग होगा, अगर आप ग्लास और पानी ले रहे हो तो क्रांति कोण अलग होगा। अगर नीचे डायमंड, ऊपर ग्लास ले लिया और नीचे पानी ले लिया तो नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सच से विरल में ही जाना चाहिए। बट हाँ, अगर यहाँ पर डायमंड ले लिया और ऊपर आपने ग्लास ले लिया, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, बट उसके लिए क्रांति कोण फिर अलग होगा। मतलब क्रांति कोण किस पे निर्भर करता है, तो वो माध्यम के युग्म पे निर्भर करता है। किस पे युग्म करता, डिपेंड करता है? माध्यम के युग्म पे, कि युग्म कौन सा लिया है, और अलग अलग युग्म के लिए, जैसे पानी और हवा के लिए अलग होगा। पर नीचे होना चाहिए, प्रकाश को किस में होना चाहिए? पानी में, ठीक है, जाना किस में चाहिए? हवा में। ग्लास और पानी हो सकता है, बट ग्लास और पानी में प्रकाश कहाँ होना चाहिए? ग्लास में, और जाना किधर चाहिए? हवा की तरफ। डायमंड और ग्लास हो सकता है, ठीक है, पर इन सभी के कॉम्बिनेशन के लिए क्रांति कोण का मान अलग अलग होता है। ठीक है। क्या बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? पक्का श्योर आए? एक बार इसको देख लो, मैं कुछ और पॉइंट देखता हूँ आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। आवाज़ सही चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चरों में आवाज़ और वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बार बार चेक करना पड़ रहा है हमें। क्या आपको ये समझ में आया? TIR समझ में आया? श्योर। चलो देखते हैं अब। देखो बच्चों, जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं ना, उस लेक्चर में निकोल प्रिंस तो नो डाउट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। TIR का समझ में आ गया? ठीक है। अब अपने को जो बात करनी है वो निकोल प्रिंस की, हो सकता है इस लेक्चर में समझ में नहीं आए, नेक्स्ट लेक्चर लेना पड़े हमें। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो, निकोल प्रिज्म बनता कैसे है, पहले हम बात कर लेते हैं। बच्चों, निकोल प्रिज्म जो बनाने का तरीका है ना, वो क्या है, हम कैल्साइट क्रिस्टल ही लेते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल ही लेते हैं। बट होता कैसे है, उसमें कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि कोयले की खान होती है, वैसे क्रिस्टल भी खान से मिलते हैं, खनन किया जाता है। क्या हर कोयले के पीस की डिजाइन सेम होती है? आंसर नहीं। ऐसे कैल्साइट क्रिस्टल जब नेचुरली मिलता है, ये नेचर में मिलता है,
नेचुरली जो सराउंडिंग है उसमें ही मिलता है, ठीक है ना। बट हर जगह लोकेशन में अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी कंट्री में गोल्ड ज़्यादा होता है, किसी कंट्री में ऑक्साइड आयरन की परसेंटेज ज़्यादा होती है डस्ट में, ऐसे ही कई जगह क्रिस्टल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल नेचुरली मिलता है, और अगर नेचुरली मिलता है तो उसके डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं। मतलब डिज़ाइन का मतलब है उसके साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमें निकोल प्रिंट बनाने के लिए सभी कैल्साइट क्रिस्टल यूज नहीं करने पड़ते हैं। हमें निकोल प्रिंट बनाने के लिए हमें ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल चाहिए होता है जिसका बच्चों, जैसे मान लो ये कैल्साइट का पीसेस है। अब डिजाइन तो नहीं क्रिस्टल का बना नहीं सकता मैं। मान लो ये पीस है कैल्साइट क्रिस्टल का, अब ऐसा होता नहीं है। ये तो 2D है, लंबाई चौड़ाई दे रहा हूँ, उसमें गहराई चौड़ाई ऊंचाई 3D होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, बट 2D अभी बोर्ड है इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो अगर कैल्साइट क्रिस्टल ऐसा है, तो ये जो लंबाई है ना, आप ध्यान रखो, जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के कंपेयर में, जैसे ये चौड़ाई है, ये L3W होना चाहिए। मतलब आप कैल्साइट क्रिस्टल, वही कैल्साइट क्रिस्टल लोगे निकोल प्रिंट बनाने के लिए जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी होती है। तो पहले सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है पीस, कि आपको पीस लेना कौन सा है। तो कैल्साइट क्रिस्टल का वो पीस लोगे जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 3 गुनी। चलो आगे देखते हैं। ओके, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि जब हम कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं ना, जैसे मान लो कि कैल्साइट क्रिस्टल जो है ऐसे वाला है कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं निकोल प्रिंट बनाने के लिए, सबसे पहले इस सेक्शन को फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, जिससे कि ये एंगल जो हो ना वो 58 हो जाए। जैसे मान लो ये है, ऐसा है। अब यहाँ से घर्षण करते जाओगे तो डिजाइन जो ऐसा है ना, वो डिजाइन अब यूं हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। या इधर से करते हो तो डिजाइन यूं हो जाएगा। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है, कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन करते हैं और सर ऐसा देते हैं जो ये एंगल बनेगा वो 58 डिग्री बनना चाहिए। आए समझ में। उसके बाद इसको हम डायगोनली कट कर देते हैं, दो पार्ट को कट कर दिया, और फिर हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट को हम अलग अलग यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो ये फ्रिक्शन की हेल्प, मटेरियल का यहाँ पर घर्षण करके कर करके हम, ये एंगल कुछ और होता है, ये 58 लेते हैं। दूसरी बात, डायगोनली कट करके हम इसको डायगोनली कट कर लेते हैं। मतलब विकर्ण के हिसाब से कट करके दो पार्ट बना लेते हैं। अब बोले सर इसमें बड़ा बनाया, इसमें छोटा, वो जगह के लिए छोटा बना दिया, ऐसा मत सोचना कि इसको स्ट्रक्चर काट के ऐसा बना दिया, मतलब दो छोटा साइज बना दिया, नहीं। हमें सिर्फ डायगोनली कट करना है। और फिर यहाँ पे ना जब कट करते हैं तो कुछ सरफेस ऐसा होता है, रफ सरफेस होता है। तो इस रफ सरफेस को हम क्या करते हैं, स्मूथ करते हैं। फ्रिक्शन की हेल्प से कोई भी डिवाइस, हम कोई भी एलिमेंट यूज करते हैं, उसको घर्षण के थ्रू हम इसको सही करते हैं। और जब हम इसको फ्रिक्शन करते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है। यहाँ से ये फ्रिक्शन के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्मूथ कर देते हैं। कर दिया स्मूथ। अब क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसके बीच में हम एक मटेरियल यूज करते हैं जिसका नाम है कनाडा वाल्सम। ये कनाडा देश वाली बात नहीं है, एक मटेरियल है वाल्सम, हिंदी पता नहीं बट देख लो। ये कनाडा वाल्सम है, ठीक है। इसको इसके बीच में रख दिया जाता है और इनको चिपका दिया जाता है। तो ये तो है कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। ये भी क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल। और ये इसके बीच में क्या है, कनाडा वाल्सम। क्या आपको इतना समझ में आया। तो बच्चों ये हमारा है कनाडा वाल, इधर कैल्साइट क्रिस्टल, इधर कैल्साइट क्रिस्टल, बीच में कनाडा वाल्सम। कनाडा वाल्सम क्या करता है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, मतलब पारदर्शी माध्यम होता है, और इसका अपवर्तनांक होता है 1.55। मतलब इसका म्यू जो होता है वो होता है 1.55। कैल्साइट क्रिस्टल अलग अलग ऑफर करता है, बताऊंगा। फिलहाल इधर कैल्साइट क्रिस्टल, इधर कैल्साइट क्रिस्टल, और बीच में कनाडा वेल्सम। कनाडा वेल्सम क्या करता है, दोनों पार्ट को चिपका भी देता है, और साथ में ये एक पारदर्शी माध्यम भी होता है, तो ये चिपकाने के भी काम आता है, ठीक है।
और इसका अपवर्तनांक कितना है 1.55। तो हमने कनाडा वैसे भी क्यों लिया चिपकाने के लिए, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल वो बात हम जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो वीडियो अगर लंबा करता हूँ तो दो पार्ट कट जाते हैं, तो सेपरेट सेपरेट मैं पार्ट बना रहा हूँ। तो फिलहाल मैंने बता दिया है कि निकोल प्रिज्म के लिए हम कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, सारे पीस नहीं लेते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई कंपेयर में 3 गुनी होती है। घर्षण की सहायता से ये 58 डिग्री बनाया जाता है, कट करके अनुस करके घर्षण से शुद्ध करके उसमें हम कनाडा उनको चिपका देते हैं, ठीक है। इतना आपको समझा दिया। चल, किस लिए ऐसा हुआ वो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना है।